मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 18 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव बीन completed दिस, आई थिंक वी हैव completed दिस 18 days. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर to 19th day, and last but not the least, we have completed 20 days. I think tomorrow we will discuss about how we have done this time. सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने अभी तक पढ़ा वो कोई सेंटेंस थे, वो कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो क्या थे। तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू हैव टू नो दिस थिंग्स, आपको जानना जरूरी हो जाता है। और ये बहुत नीड होती है कि आप जो बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या हमने पढ़ा अभी तक के, इसमें कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे थे, कोई हम टेंस नहीं लगा रहे थे, तो फिर वो क्या थे। तो वो सेंटेंस थे, वो फ्रेज थे या क्लॉज थे, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको कैसे नॉलेज बढ़ाओगे कि क्या चीज़ें थे। तो वास्तव में क्या होते हैं, हम जब कोई सेंटेंस कहते हैं, कोई वाक्य कहते हैं, या हम अपनी बात किसी को कन्वे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं से तो शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं तो एंड करते हैं। तो एंड करने के पहले हम देखते हैं कि वो जो सेंटेंस कहा गया वो मीनिंगफुल है या नहीं है ना। इट मीन्स उसका कोई मीनिंग निकल रहा है या नहीं है। तो ऐसा हमने करा, जैसे हमने बोला कि गो टू योर बेड, आपके बेड पर जाओ, राइट डाउन दिस थिंग्स, ये लिखो। जैसे हमने बोला कि ओके क्लोज द डोर, डोर को, दरवाजे को बंद कर दो, तो ये सब भी बोला था हमने। तो ये क्या थे, ये सारे एक्चुअली होते हैं सेंटेंस। क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझते हैं तो इन सबको हम सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो इतना नॉलेज तो अपने को आ ही जाना है अभी कि हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो अब हम ग्रामर की तरफ चल रहे हैं। तो इन्हें सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जैसे हम एकदम पहले शुरू से सीख रहे थे कि 2 वर्ड वाले, 3 वर्ड वाले, तो इनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमें बताते हैं कमांड देना, ऑर्डर देना। कई बार हम प्लीज़ करके कोई काम करते हैं, प्लीज़ कम हियर, तो ये हमारा रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कई बार हम कमांड करते हैं कि राइट इट, इसको लिखो, गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये हम कमांड करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। अगर हम उसको अच्छे से बोलने लगते हैं तो फिर हम आगे बड़े बड़े सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हम दूसरे डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो फुल सेंटेंस होते हैं, बट वो हमें बताते हैं कि हम क्या पॉजिटिव कुछ चीज़ बोल रहे हैं या निगेटिव चीज़ बोल रहे हैं। तो हम ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, मतलब जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव। हम अक्सर ही अपने टेंस में जब सीखेंगे तो अफर्मेटिव होता है। जैसे मैं बोली आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है ना। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भले वो किसी भी टेंस का, लेकिन उसको क्लियर बता रहे हैं कि वो मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पर हम ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव में भी, वो भी अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन वहीं पे अगर हम इन द अदर हैंड अपन सोचते हैं कि भाई निगेटिव कैसे बनते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो सकता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाता है, वो मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, है ना। अगर अपन विल के साथ देते हैं तो आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। और यदि हम इसको अफर्मेटिव में लेते हैं, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव में हम सीधे सीधे सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव में हम नॉट को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका इंट्रोगेटिव। जैसे हम अक्सर पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर रही हो। व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रही हो। व्हाई विल ही गो देयर, वो वहाँ क्यों जाएगा, ठीक है ना। व्हाई डिड ही गो, वो वहाँ क्यों गया, वो यहाँ क्यों गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ का प्रश्न करते हैं। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी उठते हो। तो इस प्रकार अगर हम छोटे छोटे प्रश्न बोलते हैं या बड़े प्रश्न बोलते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम या तो हम यस और नो में आंसर दें, जिसे हम बिल्कुल सिंपल बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के। लेकिन अगर हम वाई लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, हु लगाते हैं, विच लगाते हैं, थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं, तो है तो वो क्वेश्चन तो आस्क कर रहे हैं। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट आस्क द क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाते हैं, एक तो वो होते हैं जिसमें हम केवल यस और नो में आंसर देते हैं, जैसे डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर विल यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी उठे।
क्या तुम जल्दी उठते हो, क्या तुम जल्दी उठोगे, है ना। तो वहाँ पे हमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, वहाँ पे हमें यस और नो में देना है ना। लेकिन अगर मैंने इसी प्रश्न को थोड़ा लेंदी करना चाहा, कोई रीज़न देना चाहा, तो वाई डू यू गो टू अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। इट्स माई हैबिट, इट्स माई मतलब इसको इट्स माई नीड, और या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू माई मम्मा, मम्मा के कारण उठ जाता हूँ, ड्यू टू माई स्टडी, मेरी स्टडी के कारण उठ जाता है, ये हो सकता है ना। या फिर हो सकता है हाउ डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैसे उठ जा सकते हो यार, कैसे उठ जाते हो इतने जल्दी, मैं तो नहीं उठ पाता हूँ, ये भी होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न मतलब जहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देते हैं वो थोड़े हम WH फैमिली के साथ में लेते हैं। इट मीन्स पहले अगर केवल केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के अगर सेंटेंस बन रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको आंसर में यस और नो देना है। लेकिन WH फैमिली के साथ देना है तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा रीज़न देना होगा, मैनर बताना होगा, कैसे शुरू किया। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे चीज़ खत्म हो जाती है। तो कौन कौन सी हो गया अपना पहला, सबसे पहला था इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें हम कमांड दे सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, ऑर्डर कर सकते थे, ठीक है ना, ये हो सकता है। फिर ये हो सकता है सेकेंड वाला डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। फिर होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं सॉरी, चाहे तो हम WH फैमिली के साथ क्वेश्चन पूछें, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ पूछे, ठीक है ना। अब लास्ट होते हैं मतलब एक सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब आप बोलते हैं ना ओ माई गॉड, ऐसे बोले कभी कभी, कभी आपने बोला ओ माई गॉड, जैसे किसी के पास ओ माई गॉड वी वन, हम जीत गए, वी पास्ड, हम पास हो गए, ठीक है ना, वी वन, हम जीत गए, ओ माई गॉड सोरो, बहुत ज़्यादा कोई दुखी की बात हो गई, वहाँ पे भी बोलेंगे। और जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, हुर्रे, अलास, ऐसे कुछ शब्द के साथ हम कुछ बात करते हैं ना कि व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल। तो ये वास्तव में प्रश्न नहीं है, ये होता है एक एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे कि आपका एक इमोशन है, आपका एक भाव है, ये आपका आ रहा है अंदर से, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम इस प्रकार का दुख में, सौरों में, खुशी में इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि अप्लॉज करते हैं ना, हमें ताली बजाते हैं, व्हाट अ बिविल्डरिंग वर्क, कितना आश्चर्यजनक वर्क है। तो हम इस प्रकार के वर्क को भले हम वहाँ व्हाट लगाया है, हाउ लगाया है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पे हम वास्तव में प्रश्न नहीं पूछे, वहाँ पे हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है कि हमारे वो भाव हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं ना, जब आप ग्रामर में पढ़ोगे तो। और गाइज ये लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आई थिंक आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 20 दिन में पढ़ा वो इनफ है, ये इनफ बिल्कुल नहीं है, बट ये आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और ये धीरे धीरे इस तरह से आप 20-22 दिन अगर आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ते हो, तो फिर आपको शुरू से जीरो से आपको इंग्लिश फिर से सीखनी चाहिए, कि जहाँ आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि इंग्लिश इतनी कठिन भी नहीं है। तो फिर आपको जीरो से अल्फ़ाबेट सीखना है, लेटर सीखना है, फिर वर्ड बनाना है, फिर वर्ड को जोड़ना कैसे है, फिर छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाना है, राइटिंग वर्क को आप ज़्यादा ध्यान से देखना है। और इस प्रकार से सब धीरे धीरे फिर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट कितने होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो उसको वन बाय वन कैसे पढ़ना है वो आपने को पता होना चाहिए। फिर सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। देन आफ्टर एडजेक्टिव के बाद में आपको वर्ब पढ़ना पड़ता है, कि वर्ब में कौन कौन से एक्शन आप करते हैं, किस चीज़ की हम स्टेज बताते हैं, किस को हम लिंक करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो वर्ब। जरूरी नहीं कि वहाँ पे सारे एक्शन वर्ब ही काम आ रहे हैं, वहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, ये पढ़ो। फिर वर्ब के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब पढ़ना पड़ता है। एडवर्ब में अपने हर प्रकार के मैनर को, हर प्रकार के काम करने के तरीके को, कब किया है, कहाँ किया है, वो सीखना पड़ता है। देन आफ्टर उसके बाद में प्रपोजिशन पढ़ेंगे, ताकि हम सब चीज़ों के रिलेशन को समझ सकते हैं, ताकि चीज़ें कहाँ रखी है, कैसे रखी है, किसका रिलेशन किसके साथ में है। तो ये सब चीज़ों को हम आराम से सीख सकते हैं। देन आफ्टर कंजक्शन एंड देन आफ्टर इंटरजेक्शन, एज आई टोल्ड यू। तो इस प्रकार से, और फिर धीरे से हम जंप करना चाहिए कि भाई वर्ब एग्रीमेंट क्या है, वर्ब और
वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है, एंड देन आफ्टर फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो धीरे धीरे ही सही पर धीरे धीरे अब जब चलते रहते हो तो ये सब चीज़ों पे इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, और इंटरेस्ट पैदा होते होते आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत एनहांस हो जाती है। साथ में आपके ग्रामेटिकल पोर्शन पे भी आपकी कमांड होने लगती है कि कहाँ आपको इस पुटअप करना है, कहाँ आर करना है, कहाँ विल लगाना और कहाँ वुड लगाना है। क्योंकि हर जगह हम विल गा गा गी के समय में हमको विल नहीं लगाना है, और हर जगह गागी की जगह पे वुड नहीं लगाना है। माइट से भी काम चलता है, मे से भी काम चलता है। तो ये कैसा होता है, फिर हमें धीरे से मॉडल वर्ब पे जंप करना चाहिए, मॉडल वर्ब को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से मैं एक सीक्वेंस बताती हूँ आपको कि इस प्रकार से यदि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश बहुत जल्दी बहुत बहुत तेज़ी से सीखने मिल जाएगी। और अगर आपको इसको फॉलो करते तो आप, और फिर धीरे धीरे में इसके साथ साथ में आप क्या करो, बिल्कुल छोटी छोटी स्टोरी पढ़ो, छोटे छोटे से वीडियो देखो, बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं कि एक एक दो दो घंटे की मूवी देख रहे हो और आपको सिर के ऊपर से जा रही। मतलब इतने छोटे वीडियो देखो, इतनी छोटी स्टोरी देखो कि मुश्किल से 11 या 12 मिनट की हो, 15 मिनट्स की हो, और फिर उसको समझो, उसके वर्ड को पढ़ो। जब आपको एक पैरा पढ़ रहे हो, आपको जरूरी नहीं कि पूरा पेपर एक दिन में पढ़ना, आपको सिर्फ एक पैरा पढ़ना, या कोई स्टोरी, बच्चे की स्टोरी बुक है उसको एक पैरा पढ़ना है। उसको आप समझना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है, यदि इन आया है तो यहाँ क्यों आया है, यदि यहाँ पे ऑफ आया है तो क्यों आया है, ओ डबल एफ ऑफ आया है तो क्यों आ गया है। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज आया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं लगी है, यहाँ पे एडवर्ब आया है तो क्यों लगा हुआ है, एडजेक्टिव आया तो, मतलब हर वो सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि मुझे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लेना है, फिर एक फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद धीरे धीरे आपको अपनी खुद की इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होने लगेगी, और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश से नहीं डरोगे, क्योंकि डरना तो कोई किसी भी मुसीबत का या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो बेफिक्र होकर के, निडर होकर के, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूव योर quality and improve your English and enhance your skill. Thank you for watching me.